न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर रोहित भगत जी आपका स्वागत है। थैंक यू। हाँ सर, बहुत ही युवा स्मार्ट डॉक्टर लग रहे हैं। अमूमन ऐसा डॉक्टर देखा नहीं जाता। असल सीरियस सवाल मेरा है, कोरोना काल के बाद कितनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बदलाव भारत देश में हो चुका है? कोरोना काल के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी बदलाव आया है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पहले लोग बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत सीरियस नहीं थे, बट अब थोड़ा सीरियस होने लगे हैं। कोरोना से एसोसिएटेड बहुत सारी जो बीमारियां आई हैं और जो बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, उसमें लोगों को अवेयरनेस भी मिली है। वो अपना ध्यान भी रखते हैं, अपने खाने का ध्यान भी रखते हैं। अपना जैसे कोमॉर्बिड कंडीशंस जिसको बोला जाता है, जैसे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या दमे की बीमारी है या लंग्स का डिजीज़ है, उसमें लोग थोड़ा सा अपने आप को अब परिवर्तन ला रहे हैं अपने खाने पीने में, अपने दिनचर्या में, अपने रोज़ के जितने भी उनकी डेली एक्टिविटीज़ हैं। भगत जी, सवाल ये है कि जब कोरोना आया था, पूरा विश्व 21वीं सदी में था, काफ़ी एडवांस मेडिकल साइंस था, लेकिन सब चरमरा गया। भगवान न करे कभी ऐसा दोबारा आए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीजन को लेके हो या हॉस्पिटल या डॉक्टर्स या रिसर्च मटेरियल हो, उस सब में मतलब कुछ बुनियादी कार्य हुए अभी तक नहीं हुए? आपको बेहतर पता होगा। देखिए, ऐसा है, जब कोरोना काल आया था ना, तो एक त्राही त्राही मच गई थी पूरे देश भर में। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, बट पूरे देश विश्व भर में। पूरे देश भर में, पूरे विश्व में। दूसरी जो वेव आई थी वो सबसे ज़्यादा डेंजरस वेव थी, जिसमें ऑक्सीजन, बेड, हॉस्पिटल, डॉक्टर, सबकी कमी कहीं ना कहीं सबको महसूस हुई। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि लोगों को ये एहसास हुआ कि डॉक्टर्स कुछ हैं जो कर सकते हैं। उसमें हर हॉस्पिटल की कोशिश अच्छी थी, हर डॉक्टर की कोशिश अच्छी थी। अब वो त्राही त्राही सिचुएशन, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हो गई थी, जिसमें हमें ये चीज़ था कि किसको बचाएं और किसको ना बचाएं। बट बात ये थी कि हाँ, उसके बाद चीज़ें बहुत बदल गई हैं। बदलाव इस फॉर्म में आया है, एक तो लोग अपने आप को लेके थोड़े सीरियस हो गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हॉस्पिटल अब प्रिपेयर्ड हैं। अस्पताल, जितने भी बड़े अस्पताल हैं, छोटे अस्पताल हैं, वो प्रिपेयर्ड हैं उस चीज़ को आगे फेस करने के लिए। जैसे अभी रिसेंटली बीच में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए थे, तो लोगों ने अपना सेंटर्स, अपने हॉस्पिटल में स्टेप अप करना शुरू कर दिया था, सुविधाएं को अपग्रेड कर दिया था कि अगर कभी कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो उसको किस तरह से हैंडल करा जाए। अभी थोड़े दिन पहले जैसे आप लोगों को न्यूज़ मिली थी कि केरला में केसेस बढ़ने शुरू हो गए थे, बट उसमें ये था कि उस जितने भी केसेस बढ़े, उन सुविधाओं से, उस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करा गया, और ताकि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब हम सब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं। हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि क्या उसकी बीमारी है, क्या लक्षण हैं, क्या हो सकता है और क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आगे हो सकती है। सर, आपने मेडिसिन से MBBS किया है और MD आपने बताया कि आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। देखा जाता है कि सर, एक वक्त था, बस 10 या 15 मिनट का हमारा सेशन है सर। हमारे भारत देश में लोग लंबी आयु जीते थे, 90 साल, 100 साल, दादा परदादा हमारे। जी जी जी। लेकिन अब वो लाइफ बहुत कम हो गई है। तो हमारी आबो हवा वही है, भारत देश वही है, मिट्टी वही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है सर? सर देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि पहले जो हमारे दादा और परदादा थे वो बहुत लंबी 90, 95, 100 साल तक जीते थे। अब आप ये सुनते होंगे कि 41 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में हार्ट डिजीज़ हो गई, हार्ट अटैक आ गया, पेशेंट ख़त्म हो गया। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है एंग्जाइटी, एक सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। दूसरा, लोगों का जिस तरह के लोगों का खान पान है, ऑयली चीज़ें खाना, जंक फूड खाना, स्मोक करना, अल्कोहल पीना, अपने शरीर पे ध्यान देते हुए भी ना ध्यान देना, खाने में बदलाव ना करना, और फिर कोशिश ये करना कि सब चीज़ ठीक हो जाए, तो ये चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पेशली यंगर जनरेशन में ये बहुत कॉमन देखा गया है कि जैसे वो सिगरेट पीना है, अल्कोहल पीना है, लेट नाइट तक काम करना, वर्क फ्रॉम होम कल्चर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बैठे बैठे खाना, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी किसी भी दिनचर्या में वो उसको नहीं लेके शामिल ना आना, करना। हाँ, उसको शामिल ना करना उसको। तो ये सब सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें जो हैं एक यंगर पॉपुलेशन में ज़्यादा बढ़ती दिखती हैं। और ओल्डर पॉपुलेशन में तो जैसे पहले से किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो वो एक रिस्क फैक्टर्स तो बढ़ते ही हैं जो हार्ट डिजीज़ की तरफ लेके जाते हैं। रोहित जी, ये आपने प्रॉब्लम बताई,
लेकिन मैं चाहूँगा इतनी जागरूकता फैले, इतने लोग कॉन्शियस हों कि कम से कम ईश्वर की दिया हुआ जो शरीर है बड़ा महत्वपूर्ण है। जी। तो उसके लिए क्या बदलाव करना चाहिए? देखिए सर, उसके लिए बदलाव सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको बदलाव पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपको एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर टाइम पे खाना खाना है। क्या खाना है खाइए सब, बट क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उस चीज़ को मॉनिटर करते हुए खाना है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उसको पीना बंद करिए। अगर आप अल्कोहल रेगुलरली लेते हैं तो उसको कम करिए। आप तंबाकू खाते हैं तो उसको कम करिए। आप अगर पोल्यूशन है तो पोल्यूशन से आप बच नहीं सकते, बट आप अपने आप को बचा ज़रूर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये सारी चीज़ें हैं। आप अपनी दिनचर्या में कम से कम 30 से 35 मिनट किसी तरह से आप फिज़िकल एक्टिविटी डालिए, शामिल करिए। आप उसमें दौड़ने जाइए, खेलने जाइए, या जो मर्जी जाइए, उस चीज़ में आप ये सब कर सकते हैं। ये सब शामिल करना ज़रूरी है। हाँ जी, भगत जी, जैसा कि आप बोल रहे थे, जो हार्ट से संबंधित लोग हैं वो युवा लोग काफ़ी उसमें सफ़र कर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, पर वो कारण क्या है सर? सर कारण जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे युवक लोग जो है एक जगह बैठ के सेडेंट्री लाइफस्टाइल बोला जाता है कि एक्सरसाइज ना करना, जंक फूड खाना, सिगरेट पीना, अल्कोहल पीना, या अगर आपको पता है कि ये चीज़ है वो तो उसको नज़रअंदाज करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। युवा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रेस, क्योंकि उनको अपना घर भी देखना है, उनको अपना ऑफिस वर्क स्ट्रेस भी है। इतनी सारी चीज़ें जो एसोसिएटेड हैं युवा में, वो इन सब कारणों की वजह से एक कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स इमर्ज होके आ रही हैं। सर क्या लोगों को बोलेंगे, आप एक संदेश देंगे कि लोग जॉइंट फैमिली में रहना शुरू करें? बिल्कुल सर, अगर पॉसिबिलिटी है तो अगर पॉसिबल है, अगर आपका काम एक ऐसे शहर में है कि जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते हैं तो बात अलग है। बट जॉइंट फैमिली में रहने से आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतों का सामना आप एक साथ मिलके कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर या जने के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें जॉइंट फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, आपके बच्चे, परिवार सब आपस में जुड़ेंगे, प्रेम रहेगा, सुख शांति रहेगी, तो उन सब से चीज़ें थोड़ी डेफिनेटली बेटर तो होती हैं। सर क्या केंद्र और राज्य सरकार से कोई डिमांड करेंगे कि जो हम लोगों ने अपनी जीवन शैली को अब बेहतर कर सकते हैं, जो मेरे हाथ में है, लेकिन पॉल्यूशन और प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि जैसे कि अभी मैंने किसी डॉक्टर से बात की थी कि अगर हम शहर में निकलते हैं तो 25 सिगरेट पीने के बराबर उतनी गंदगी हम बिल्कुल ले लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पोल्यूशन इतना है कि वो 25 या 30 सिगरेट पीने के बराबर है। तो ये जो पोल्यूशन का जो छोटा छोटा पार्टिकुलेट मैटर होता है, ये लंबे समय के लिए जब चलता रहता है, कंटिन्यूसली रहता है, तो ये लंग्स डिजीज़, हार्ट डिजीज़ भी कॉज करता है। मेरी सरकार से केवल एक यही डिमांड रहेगी कि, डिमांड क्या मतलब, एक ये दरख्वास्त रहेगी, वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स बताइए। आप अवेयरनेस पैदा करिए लोगों में कि पेड़ लगाएं, पोल्यूशन ऐसी जगह पे, साइट ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वहाँ कराएं जहाँ पर स्कूल, कॉलेज या बच्चों का जो स्कूल है उनसे दूर हो। अगर हो तो कंट्रोल में हो। कंट्रोल हो तो कंट्रोल में हो, या ऐसे एरिया पे हो रेगुलर आप मतलब पेड़ पौधे हैं, आप अवेयरनेस हैं, कैंपेन्स हैं, इन सब में थोड़ा सा इनको ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, ज़्यादा लोगों को बताएं कि किस तरह से प्रदूषण और ये सब चीज़ें हमारी स्वास्थ्य को हानिकारक है। क्योंकि सर पूरे देश में गाजियाबाद प्रदूषण के मामले में नंबर 1 पे है जी। तो हम लोग वहीं रहते हैं सर जी। सारी हाई राइज सोसाइटियाँ में हैं। जी जी। एक सर मेरा और बड़ा अच्छा आपसे निवेदन था, लोगों को जो सन के थ्रू जो है विटामिन डी मिलती है उसको परिभाषित करें। बहुत ही फ्री में मिलता है सर, लोग उसको बिल्कुल लेते देखिए नहीं। सर, ऐसा है कि हमारी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, जितना मैंने अभी तक अपने मरीज देखे हैं, सबके विटामिन डी लेवल कम ही आते हैं, क्योंकि हम सन को एक्सपोज ही नहीं होते। और सर कहीं वो मिलता भी नहीं, और हम सूरज को एक्सपोज ही नहीं करते। और प्लस गाजियाबाद जैसे शहर में, दिल्ली एनसीआर में अगर सूरज है भी, बट पोल्यूशन की इतनी मोटी लेयर है कि वो डायरेक्ट सनलाइट आती ही नहीं आती है। हमारे बच्चे भी ऐसी शहर में बढ़ रहे हैं जिसमें नया बच्चा पैदा होता है, आजकल आप खुद देखिए छोटे बच्चों को प्रदूषण की वजह से कितना प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम इतनी यंगर जनरेशन में शुरू हो गई है। तो इसमें यह है कि जहाँ आपको मौका मिलता है आप धूप में बैठने का, जहाँ आपको मौका मिलता है अपने बच्चों को धूप में ले जाने का, आप वो कोशिश करें। आप छनी हुई धूप में बैठें, ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट सनलाइट में बैठें, छनी हुई धूप में बैठें। बूढ़े हैं, यंग छोटे बच्चे हैं, उनको धूप में ज़रूरी है, उनमें ज़रूरी है कम से कम 20 से 25 मिनट रोज़ धूप में एक्सपोज करें, ताकि जोड़ों को सुकून मिले, विटामिन डी मिले। तो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दवाई हर चीज़ नहीं होती। यस अगर वो बिल्कुल गिफ्ट में है, अगर सन लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं।
सर एक सवाल था, जो आपका मेडविन हॉस्पिटल है जहाँ बैठे, जहाँ आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, वो वर्तमान में किन किन सुविधाओं से लैस है और किन किन बीमारियों का इलाज पुख्ता तरीके से सर हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल में सारी बीमारियों का पुख्ता लेवल पे एक इलाज हो जाता है। हम लोग यहाँ पे मेडिसिन भी करते हैं, कार्डियोलॉजी भी करते हैं, सर्जरी भी करते हैं, लैप्रोस्कोपिक दूरबीन से ऑपरेशन भी करते हैं, आईवीएफ भी करते हैं। हम यहाँ पे डिलीवरीज भी करते अच्छा, हैं। आईवीएफ भी है? आईवीएफ भी है, डिलीवरीज भी हैं। यहाँ पे हम सारी यूरोलॉजिकल सर्जरीज भी करते हैं, सारी जनरल सर्जरीज भी करते हैं, सब चीज़ करते हैं हम यहाँ पे। एंड तकरीबन कुछ मरीज जब बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो हम एक लेवल तक ही उसको हैंडल कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे टर्शरी केयर सेंटर पे भेजना पड़ता है। सर कितने बेडों का अस्पताल होगा? 20 बेड का अस्पताल है हमारे पास। यहाँ ओपीडी है, आईपीडी है, आईसीयू है, आईएनआईसीयू है, लेबर रूम है, ऑपरेशन थिएटर है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, टीएमटी है, सब सुविधाएं हैं यहाँ पे एक लेवल तक। राइट सर, लेकिन सर काफ़ी, मैंने गाजियाबाद में बात किया, आपके अस्पताल की काफ़ी लोगों ने तारीफ़ करते हैं। ये बहुत अच्छा आपका जो वो सब लोगों का आशीर्वाद है और मरीजों का आशीर्वाद है कि वो सब अच्छे से सब चीज़ हैंडल होती है और मरीज़ खुश जाता है, तो उससे बड़ी क्या चीज़ है। सर एक सवाल था, जो आधुनिक हमारा जो मेडिसिन है, इलाज है, वो जैसे कि आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारे प्रत्यारोपण, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। इस एडवांस में और क्या चीज़ें अपडेटेड हुई है जिससे हार्ट के मरीज डरे ना, उनको लगे कि भाई नहीं मेडविन है और हमें देखिए कहीं हमारे सपोर्ट पास मिलेगा? सर ये है कि जो एडवांस में चीज़ें हमने अपडेट करी हैं, वो एक एको हमने करा है, एक टीएमटी करा है, होल्टर करा है। ये सारी चीज़ें हैं जो एक हार्ट के ब्लड टेस्ट, एडवांस लेवल ब्लड टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ, जिसकी वजह से जो चीज़ 15 दिन में पता लगनी होती है वो तो 15 दिन पहले पता लग जाती है कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। उन सब की हम चीज़ों से हम हेल्प करते हैं और यही हमने अभी अपग्रेड करा है। अभी आगे अपग्रेडेशन और भी चालू है, बट वो कितना होगा, कब होगा, वो तो समय ही बताएगा। राइट सर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपके अस्पताल के साथ साथ पूरा विश्व स्तर में हार्ट को लेकर कितनी ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। क्या चीज़ें आ गई? बहुत ज़्यादा, ये सब दूर दराज के लोगों के लिए बड़े फायदेमंद है। बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है हार्ट के लिए। अगर किसी भी मरीज़ को हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई हार्ट के लक्षण हैं, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करी जाती है। ब्लॉकेज देखने के लिए एंजियोग्राफी है, ब्लॉकेज खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी है। आजकल इतनी नई तकनीक आ गई है कि जब हार्ट की गति खराब हो जाती है उम्र के साथ या किसी भी हार्ट डिजीज़ की वजह से, तो पेसमेकर आ गए हैं। पेसमेकर के साथ साथ हार्ट फेलियर को कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस आ गए हैं, जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन जो होता है वो इम्प्रोवाइज करता है। लीडलेस पेसमेकर्स आ गए हैं, इतनी सारी, मतलब बिना लीड के पेसमेकर। पहले तो पेसमेकर में लीड लगती थी, बड़ी सी लीड लगती थी। अब वो बिल्कुल कैप्सूल जैसी छोटा सा पेसमेकर है, वो आप डालिए, वो सालों साल चलता है, उसमें मरीजों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत एडवांस आ चुका है। बहुत एडवांस आ चुका है। एंजियोप्लास्टी में ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं विश्व भर में, और बहुत रिसर्च अभी भी आगे चल रही है। और इंडिया भी हमारा कहीं पीछे नहीं है। इंडिया भी हमारा कहीं पीछे नहीं है। सारे शहरों में, हमारे गाजियाबाद शहर में एक से बढ़कर एक हॉस्पिटल्स हैं जिसमें ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं और ये सब चीज़ें हम करते हैं। सर एक सवाल मेरा था कि जो इंश्योरेंस सेक्टर जब कोरोना के बाद काफ़ी एक्टिव हुआ, तो देखा जाता है कि इंश्योरेंस सेक्टर उपभोक्ता को एक ब्रीफिंग नहीं देता, कहीं कहीं कंफ्यूज रखता है। क्या उसको सर, क्योंकि उसमें एक है कि बहुत सारी चीज़ें अभी इंश्योरेंस में ना कवर्ड नहीं है। होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, सारी चीज़ें कवर्ड होनी चाहिए। बट कोरोना काल के बाद बहुत सारे इंश्योरेंस फैक्टर्स, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हमारे हॉस्पिटल में है या कहीं पे भी हैं, उन सब में अब बहुत बदलाव आ गया है। हर चीज़ का कवरेज है, डिस्चार्ज मेडिसिन का भी कवरेज है, आप जो दवाई लेते हैं उसका भी कवरेज है। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कवर्ड हैं, वो उनकी पॉलिसी है, कुछ पॉलिसीज़ हमारी हैं। तो एक हमारा मतदाता की तरह हम एक लेवल पर आके नेगोशिएट करके चीज़ों को हैंडल करते हैं। सर मेरे सवाल आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। जैसे कि मैं उपभोक्ता हूँ और हमको इंश्योरेंस कंपनी ने, मैंने पैसा दिया, इंश्योर कर दिया, तो मैं चाहता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी मुझे एक ब्रीफिंग दे दे, जिससे मैं जरूरी है, क्लियर है कि मुझे ये इलाज मेरा है। वो इंश्योरेंस कंपनी का भी एक फर्ज बनता है और एक आपका एज ए कस्टमर भी फर्ज बनता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके इंश्योरेंस में क्या चीज़ कवर्ड है और क्या चीज़ नहीं कवर्ड है। क्योंकि सब लोग जब लेट नाइट जब दिक्कतें आती हैं तो मालूम पड़ा ये चीज़ खबर नहीं है, तो एक ब्रीफिंग मिल जाना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। सर एक सवाल और भी था, मोदी जी ने कोरोना के बाद एक आयुष्मान कार्ड की योजना चालू किया, वो क्या और अधिक पारदर्शिता की उसमें आवश्यकता है? उसमें देखिए, आयुष्मान कार्ड जो है वो काफ़ी एक वो
काफ़ी हद तक लोगों को मदद करता है, जिसमें और स्पेशली उस पॉपुलेशन को हेल्प करता है जो बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट या एडवांस मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। या जैसे जो लो दर्जे के लोग हैं, जैसे जिनको जिनको जो भागना पड़ता है या उनके यहाँ कुछ इमरजेंसी आ जाए तो उनमें वो हेल्प करता है। उसमें बस बदलाव का कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि और डॉक्टर्स को थोड़ा सा उसमें अवेयर होना ज़रूरी है, अस्पतालों को अवेयर होना थोड़ा सा लोगों ने कहा कि जो प्राइसिंग है उसमें प्राइसिंग में सर डेफिनेटली अगर वो थोड़ा और बढ़ा दें तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा और इन्वॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सर, आपके अस्पताल में ये सुविधा है? नहीं, आयुष्मान प्रयासरत हैं आप? प्रयासरत है, कोशिश कर रखी है, एप्लीकेशंस दे रखी है, बट अभी कोई जवाब नहीं आ रहा है। हाँ जी जी, लेकिन प्रयासरत हैं। हाँ, प्रयासरत। सर, एक सवाल मेरे टीम की तरफ से है जी कि डॉक्टर बड़ा नोबल प्रोफेशन माना जाता है और हमारे देश में डॉक्टर को भगवान भी माना जाता है। सर, आपने ये डिग्री क्यों लिया, आपने किस लिए? सर, मेरे को लोगों की सेवा करने का शौक था और प्लस मेरी फैमिली लेगेसी भी है, तो फिर इसलिए एक मैं उस लेगेसी को आगे फॉलो करना चाहता था, तो इसलिए मैं डॉक्टर बना, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि यही एक प्रोफेशन है जो कि कोरोना में देखा गया सर, परिवार के लोगों ने हाथ नहीं लगाया, डॉक्टरों ने हाथ लगाया सर, सब अपने परिवार को छोड़ दिया। तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है सर इस प्रोफेशन को। एक अंत में एक सवाल और सर, क्या सर जो उपभोक्ता फोरम है वो डॉक्टर को मरीज के इलाज के लिए और अधिक लिबर्टी देने की आवश्यकता है डॉक्टरों को? नहीं सर, लिबर्टी तो देखिए लिबर्टी तब आती है जब अगर आप क्लैरिटी रखोगे मरीज के साथ, तो आपको लिबर्टी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई चीज़ देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर्स खराब होते हैं, कोई डॉक्टर खराब नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर बहुत मेहनत करके बनता है और उसने अपनी जान लगा दी होती है एक इस प्रोफेशन में आने के लिए। बट वही है कि कुछ कभी मिसकम्युनिकेशन होता है, तो उसकी मरीज को पहले बताते नहीं, उसकी वजह से फिर कोशिश करते हैं। एंड ऐसा सर कुछ है नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं। लिबर्टी तो बस ये है कि हाँ, जब ये सिचुएशन डेवलप होती है कि लोग अटैक करते हैं डॉक्टरों के ऊपर, तो फिर डॉक्टर को भी अपने आप को सेफ रखना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली सर ये है कि डॉक्टरों का भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई उनके माँ बाप नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं। तो लिबर्टी सर तब ली जाती है और लिबर्टी तब होती है जब आप क्लैरिटी रखते हो, जब आप कम्युनिकेट करते हो। आजकल बहुत बदलाव आ गया है, पहले एक डॉक्टर रिलेशनशिप बहुत अलग था, आज की डेट में एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बहुत अलग है। लेकिन फिर भी मेरी टीम का यही एक ओपिनियन है कि उपभोक्ता फोरम डॉक्टर को और लिबर्टी दे, नहीं देना चाहिए, बट क्योंकि वो मन से काम और करें, समय के साथ हो जाएगी वो बिल्कुल। राइट। और सर, एक अंत में एक सवाल था, गाजियाबाद में क्या सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए? प्राइवेट है सर सब? बिल्कुल खुलना चाहिए, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ सकें। बिल्कुल खुलना चाहिए। हम तो वेट कर रहे हैं कि कब खुलेगा। बिल्कुल खुलना चाहिए। सर, 2 शब्द मैं चाहूँगा, हमारे देश की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? उनके लिए सर मैं जितना बोलूँ उतना कम है। उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी है, वो पूरे देश को चला रहे हैं, वो पूरे विश्व में बहुत मशहूर हैं, बट उनके जैसा लीडर मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखा और ना ही मैं देखूंगा। और मेरी ये मैं बहुत अपने आप को भावुक और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उस जनरेशन में हूँ जिस जनरेशन में मोदी जी जैसे लीडर है। तो उनको मेरा साक्षात दंड प्रणाम, और उन्होंने बहुत कुछ इस दुनिया के लिए करा है। देश को वो कहाँ से कहाँ ले गए हैं, वो सब दुनिया वाले बोलते हैं। 2024 में मोदी जी का आना निश्चित है? बिल्कुल निश्चित है सर, मैं खुद वोट करूंगा। सर, एक सवाल और, मुझे पता है आप व्यस्त हैं, योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका लॉ एंड ऑर्डर कैसा है और महिला सुरक्षा को लेकर कितना वो जागरूक है? बहुत अच्छा है सर लॉ एंड ऑर्डर। योगी जी के पूरे टेन्योर में, उनके पूरे पीरियड में कभी कुछ ऐसा नहीं सुना। हमारी महिलाएं भी बहुत सुरक्षित हैं, बाहर रात में जाना है, कभी अकेले आना है जाना है, तो कुछ ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत अच्छी है और बहुत समय से हम तो कांटेक्ट में रहते हैं।